जी 9th क्लास आप लोगों का अगला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर का नाम क्या है? एंजाइम। ठीक है। अब एंजाइम असल में क्या है? एंजाइम प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस को तेज करती है। दो बातें याद रखनी है आपने। एक कि एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। क्या है? दूसरी बात आपने याद रखनी है कि ये केमिकल रिएक्शन को, कौन से केमिकल रिएक्शन? बायोकेमिकल रिएक्शन। कौन से? यानी ऐसे रिएक्शन जो हमारी जिंदगी में हो रहे हैं, ठीक है, जो जिस्म के अंदर हो रहे होते हैं, उन रिएक्शंस को ये तेज करती है। उन रिएक्शंस को अगर आप इमेजिन करो आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम ना हो तो आप जो खाना खा रहे हो अभी तो 6 घंटों में हजम हो जाता है, ये हो सकता है 4-5 दिन तक हजम ना हो, आपको 4-5 दिन खाना खाना ही ना पड़े। ठीक है। एक फर्जन मैं बात कर रहा हूँ कि एंजाइम हमारे जिस्म में इतना अहम किरदार अदा करते हैं। अगर ये एंजाइम ना हो तो बाकी जितने भी काम होंगे वो सारे सुस्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे जी? सुस्त पड़ जाएंगे। बसूरत दीगर इसके अलावा जो है सारे काम जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? सुस्त हो जाएंगे। क्लियर है? समझ आ गई एंजाइम के बारे में? पहली बात क्या याद रखनी है? एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। नंबर 2 आपने क्या याद रखना है कि ये बायोकेमिकल रिएक्शंस को तेज करती है। बायोकेमिकल रिएक्शन को तेज करती है। और नंबर 3 पे आपने याद रखना है कि बसूरत दिगर, यानी इसके अलावा इसे हम क्या कर सकते हैं? इससे रिएक्शन सुस्त हो जाएगा, रिएक्शन स्लो हो जाएगा। रिएक्शन है सुस्त हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। यहां तक समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन? और इस बाब में हमने एंजाइम की खुसूसियात का मुताला करना है। किस चीज का? एंजाइम की सारी खुसूसियात का मुताला करेंगे और साथ हम जानेंगे कि वो किस तरह अपना काम सर अंजाम देते हैं, किस तरह अपना काम सर अंजाम देते हैं। ठीक हो गया? समझ आ गई? तो इस पूरे चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ना है? एंजाइम की खुसूसियात। क्या पढ़ना है? एंजाइम की खुसूसियात। और फिर आपने ये पढ़ना है कि वो किस तरह अपना काम सर अंजाम देते हैं। बात समझ आ गई? अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इसी चैप्टर का एक जबरदस्त टॉपिक है जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म। क्या है? मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है इसे पहले हम अच्छी तरह से सीख लें। तो हमारे जिस्म में जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं, ओवरऑल जितने भी हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होते हैं उन्हें मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या नाम देते हैं? जिंदगी को बरकरार रखने के लिए, जिंदगी को बरकरार रखने के लिए जितने भी रिएक्शन है, मजमूई तौर पर आपके जिस्म में जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं उन सब को नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म का। उन तमाम रिएक्शंस को नाम दिया जाता है मेटाबॉलिज्म का। किसका? अब मेटाबॉलिज्म के आगे दो टाइप्स हैं। कितनी इकसाम है इसकी? दो। पहली है एनाबॉलिज्म। क्या है जी? और दूसरी है कैटाबॉलिज्म। क्या है? ठीक हो गया? अब एना को अगर आप इंग्लिश में देखो तो ए से शुरू हो रहा है, ऐसी है ना, और कैटा सी से शुरू हो रहा है। किस से शुरू हो रहा है? सी से। इधर देखें सारे, तो आप लोगों ने क्या करना है? इस ए से लफ्ज याद रखना है ऐड करना। क्या करना जी? ऐड। यानी एनाबॉलिज्म के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिलाकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जाता है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिलाकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जाता है। यानी ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल फर्ज कर लें आप, इन्हें मिलाकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जाएगा। क्या किया जाएगा? लेकिन कैटाबॉलिज्म क्योंकि सी से शुरू हो रहा है, इससे आपने एक वर्ड याद रखना है, कट। और कट का क्या मतलब होता है? काटना, माइनस कर देना, ये छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना। ठीक है। कट से मुराद ये है कि एक बड़े सारे मॉलिक्यूल को कट करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तकसीम कर देना। समझ आ गई एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म? नहीं समझ आई? इनके जहां से ये अल्फाज शुरू हो रहे हैं वहीं से आपने याद रखना। ए से एना, और एना का मतलब क्या है?
ऐड करना, और सी से कट से क्या मुराद है? कैटाबॉलिज्म, कट कर देना। ठीक है, अब इसकी रीडिंग देख लो आप। इसकी जो पहली टाइप है कैटाबॉलिज्म, क्या है? कैटाबॉलिज्म में उन्होंने लिखा है पेचीदा मालिक्यूल को सादा में तोड़ा जाता है। पेचीदा मालिक्यूल को जो बड़ा सारा मालिक्यूल होगा, फर्ज कर लें ये है, इसे किस में तोड़ा जाएगा? सादा मालिक्यूल में। किस में? सादा मालिक्यूल्स में। इस अमल को नाम देते हैं कैटाबॉलिज्म का। किस चीज का? कैटाबॉलिज्म का। और इस रिएक्शन में एनर्जी खारिज होती है। दूसरी बात क्या याद रखनी है? एनर्जी खारिज होती है। दो बातें आपने कर ली यहाँ पर कि पेचीदा मालिक्यूल को किस में तोड़ा जा रहा है? सादा मालिक्यूल में। और दूसरी बात क्या यहाँ से हो रही है? एनर्जी खारिज हो रही है। एनर्जी खारिज हो रही है। मिसालों में शामिल है। अब इसकी हमने दो मिसालों को डिस्कस करना है। कितनी मिसालों को? दो मिसालों को डिस्कस करना है। पहली है सेलुलर रेस्पिरेशन। कौन सी है? सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब पता क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन को समझने के लिए बड़ा गौर करें आप। हम जितनी भी खुराक खाते हैं ना जी, आप गोश्त खाते हो, आप रोटी खाते हो, ठीक है, तो गोश्त या रोटी के अंदर असल में कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। क्या पाई जाती है? और कार्बोहाइड्रेट में एक बॉन्ड पाया जाता है जिसे हम CH बॉन्ड कहते हैं। क्या नाम देते हैं? अगर मैं आपके सामने ग्लूकोज का फार्मूला लिखूं C6H12O6, तो ये क्या होगा? ये कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? मोनोसेक्राइड, पहली इसकी टाइप। अगर आप देखो कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी। क्या है? अब कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देना, क्या बोला मैंने? और उससे एनर्जी हासिल करना, उससे इस अमल को नाम देते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन का। क्या नाम देते हैं? सेलुलर। यानी इसमें क्या किया जाता है? कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ा जाता है। क्या किया जाता है जी? तोड़ा जाता है। और फिर क्या चीज हासिल की जाती है? एनर्जी। क्या हासिल की जाती है? क्या हासिल की जाती है? एनर्जी हासिल की जाती है। ठीक है, अब इसकी आप रीडिंग देखें। सेलुलर रेस्पिरेशन जिसमें खुराक के आगे उन्होंने क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में? ग्लूकोज। क्या लिखा हुआ है? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में तोड़ा जाता है और तवानाई हासिल की जाती है। ओवरऑल इसमें होता क्या है? इसमें C6H12O6 को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी हासिल होती है। अगर आप इस रिएक्शन को गौर से देखो, इस सारे रिएक्शन को ध्यान से देखो, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये फोटोसिंथेसिस का उलट लिखा हुआ है? ऐसे ही है ना? फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी मिलते हैं। एनर्जी सूरज की रोशनी जो होती है, ये आपस में मिलते हैं, ठीक है, और मिलने के फौरन बाद मिलकर क्या बना देते हैं? ग्लूकोज बना देते हैं। क्या बना देते हैं? अब ग्लूकोज को तोड़ने के बाद क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी खारिज हो जाना, यानी फोटोसिंथेसिस का जो उलट होता है वो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है? अब इसकी दूसरी एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने लिखा लिपोलाइसिस। क्या लफ्ज लिखा हुआ है जी? लिपो। पहले तो इस लफ्ज को अच्छी तरह से देख लो। लिपो से मुराद लिपिड्स है। लिपो से मुराद क्या है यहाँ पे? लिपिड्स। और लाइसिस से मुराद है ब्रेक डाउन, तोड़ना। लिपो से मुराद क्या है? लिपिड्स। और लाइसिस से मुराद तोड़ना। बात समझ आ गई? यानी लिपोलाइसिस में क्या होगा? लिपिड्स को क्या किया जाएगा? तोड़ा जाएगा। ठीक है,
जिसमें लिपिड्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ा जाता है। यानी लिपिड्स को किस में तोड़ा जाएगा? दो चीजों के अंदर। कितनी चीजों में? फैटी एसिड में और शाबाश ग्लिसरॉल में। याद है ग्लिसरॉल का फार्मूला? ये फार्मूला था ग्लिसरॉल का। और मैंने आपको ये भी बताया था जिसके साथ OH लगा हो तो वो क्या होता है? अल्कोहल होता है। क्या होता है? अल्कोहल होता है। क्या होता है जी? अल्कोहल होता है। आगे हम दूसरी बात को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, वो है एनाबोलिज्म। क्या चीज है? एनाबोलिज्म इसका टोटली उलट है। एनाबोलिज्म इसका, यहाँ पे हमने देखा एनाबोलिज्म में सादा मॉलिक्यूल मिल के पेचीदा मॉलिक्यूल बना देते हैं। सादा मॉलिक्यूल मिल के, सादा मॉलिक्यूल मिलेंगे, मिलकर वो क्या बना देंगे? पेचीदा मॉलिक्यूल बना देंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी पहली एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। क्या होगी? कैटाबोलिज्म, सॉरी, एनाबोलिज्म में क्या हुआ था? एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म में ये हुआ था कि एनर्जी जो है, एनर्जी जो है वो क्या हुई थी? खारिज हुई थी। एनर्जी क्या हुई थी? इसमें एनर्जी हासिल होगी। इसमें एनर्जी, क्लियर? नहीं समझ आई हो? नहीं, ओके। इसमें एनर्जी हासिल होती है। एनर्जी क्या होती है जी? हासिल होती है। इसकी एग्जांपल क्या थी? ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड सादा मॉलिक्यूल है ना, एक सादा सा। उसके बाद पानी का एक मॉलिक्यूल, ये भी क्या है? सादा मॉलिक्यूल। किसकी मौजूदगी में? सूरज की रोशनी की मौजूदगी में। किसकी मौजूदगी में? रोशनी की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। किसकी मौजूदगी में? क्लोरोफिल की क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की मौजूदगी में ये ग्लूकोज बना देते हैं। क्या बना देते हैं? ये जो ग्लूकोज बन के सामने आया है, ये हमें पहले ही पता है कि एक पेचीदा मॉलिक्यूल। क्या है? पेचीदा मॉलिक्यूल। इसे इसलिए बोला जा रहा है कि इसे समझना, इसे कंप्लीट करना मेरे और आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। अगर आप इसका स्ट्रक्चर खोलोगे तो 6 कार्बन है। कितने कार्बन है? और 6 कार्बन के साथ 12 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और 12 हाइड्रोजन के साथ 6 ऑक्सीजन लगे हुए हैं। तो अब आप खुद सोचो, ये मॉलिक्यूल सादा है या ये मॉलिक्यूल सादा है? कार्बन सादा है या ग्लूकोज? कार्बन सादा। तो यानी सादा मॉलिक्यूल से पेचीदा मॉलिक्यूल का बन जाना, इन्हें नाम देते हैं एनाबोलिज्म का। किस चीज का? एनाबोलिज्म में हुआ क्या असल में कि ऐड किया गया। क्या किया गया? ये इसकी पहली एग्जांपल है। क्या है? पहली एग्जांपल। दूसरी है प्रोटीन की तैयारी। दूसरी एग्जांपल क्या है? अब प्रोटीन की तैयारी में बच्चों ये होता है कि अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं और प्रोटीन बना देते हैं। क्या बना देते हैं? प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल होता है वो बहुत पेचीदा होता है। प्रोटीन का मॉलिक्यूल बहुत पेचीदा होता है। क्लियर होगी? समझ आ गई आप? चलें जी, ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब अगले टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और वो है एंजाइम। एंजाइम की खुसूसियात। एंजाइम की, ये कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म समझना इसलिए जरूरी होता है कि ताकि आप बाकी सारे रिएक्शंस को अच्छी तरह समझ सको। ठीक है, चलो एंजाइम के बारे में हम फर्दर अब बात करेंगे। किसके बारे में? एंजाइम के बारे में। आपकी बुक पे लिखा है कि बायोलॉजिकल मुहर्रिक हैं। एंजाइम क्या है? मुहर्रिक के लिए लफ्ज यूज किया गया कैटालिस्ट। क्या लफ्ज यूज किया गया? हमेशा याद रखना बच्चों। इधर देखें, कैटालिस्ट का कहीं भी आपकी बायो की बुक में वर्ड यूज होगा तो उसका मतलब होता है किसी भी रिएक्शन को तेज करने वाला। किसी भी रिएक्शन को। और कैटालिस्ट हमेशा जो एरो बना होता है ना, एरो, तीर जो होता है उसके या तो ऊपर लिखा होता है या नीचे लिखा होता है। या तो जानदारों में केमिकल रिएक्शंस को तेज करता है। केमिकल रिएक्शन को
केमिकल रिएक्शन को क्या कर रहा है जी? अब आप खुद सोचो, एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, अगर कैटलिस्ट ना हो रिएक्शन में तो रिएक्शन क्या होगा? स्लो हो जाएगा, शाबाश। क्योंकि इसके होने से क्या हो रहा है? तेज हो रहा है, और इसके ना होने से स्लो हो जाएगा, शाबाश, ठीक है। इस फेल के दौरान एंजाइम खुद इस्तेमाल नहीं होता। दूसरी बात याद रखनी है, पहली बात ये है, दूसरी बात याद रखनी है कि खुद इस्तेमाल, क्या मतलब है इस बात का? ये नहीं है कि इस रिएक्शन में एंजाइम खत्म हो जाएंगे, एंजाइम उसी तरह रहते हैं, एंजाइम उसी तरह रहेंगे, बस वो रिएक्शन को तेज करवा के खुद पीछे हो जाएंगे। खुद इनका काम बिल्कुल उन लोगों की तरह होता है जो झगड़ा नहीं करवाते, दो घरों में जल्दी से झगड़ा करवा दिया, उसके जो नतीजे वो खुद भुगते, खुद ये पीछे हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ रही बात? एंजाइम हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, चैप्टर के बारे में हमने डिस्कस किया कि एंजाइम प्रोटीन है। क्या है? कीमियाई प्रोटीन है। क्या है जी? कीमियाई प्रोटीन है। एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिए इंतहाई मखसूस होते हैं। ये चौथी बात है, 1 2 3, और चौथी बात क्या है? सबस्ट्रेट के लिए मखसूस होते हैं। सबस्ट्रेट वो चीज होती है जिसके साथ एंजाइम ने लगना है और उसे प्रोडक्ट में बदल देना। उसे, मैं आपको एक बात समझाता हूँ, पहले इसे समझ लें अच्छी तरह। फर्ज कर लें कि हमने अपने मैदे में, स्टमक के अंदर हमने अच्छी खासी खुराक खाई। अब उस खुराक में गोश्त शामिल था। क्या शामिल था? गोश्त शामिल था। क्या चीज थी जी? अब इस गोश्त को हजम करवाने के लिए, गोश्त को हजम करवाने के लिए हमारे मैदे से कुछ एंजाइम पेप्सिनोजन जो हैं वो इस पे रिलीज हुए, एंजाइम इस पे रिलीज हुए। तो अब ये गोश्त गोश्त नहीं रहेगा, बल्कि डिसॉल्व मॉलिक्यूल के अंदर या लिक्विड के अंदर चेंज होगा। किस में चेंज हो जाएगा? लेकिन वो जो एंजाइम है, पेप्सन जो है, वो उसी तरह वापस आ जाएगा। बात समझ आ रही? तो ये जो गोश्त है ये यहाँ पे बतौर सबस्ट्रेट अमल करेगा। क्या काम करेगा जी? या सबस्ट्रेट बच्चों वो चीज होती है जिस पर एंजाइम अमल करता है, जिस पर, बात समझ आ गई सबको? क्लियर है? अच्छा, आगे अगर आप देखो आप लोगों की बुक पे, सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल है जो एंजाइम के कंट्रोल वाले रिएक्शन में हिस्सा लेता है। ये उसी की बात लिखी हुई। अक्सर एंजाइम अपने रिएक्शन को उन्हीं रिएक्शन की निस्बत लाखों गुना तेज कर सकते हैं जिनको कैटालाइजर नहीं किया जा सकता। अब एंजाइम की हमने आगे कुछ खुसूसियात हैं, उन्हें डिस्कस करना है। चलें जी, ठीक है, इसे हम बाद में